सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के अंदर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या योगदान था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुनना एक बार। देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में अगर अपने पढ़ते हैं तो इनके लिए एक जो है वो अपने उपनाम लेते हैं इनका। इनको क्या कहते हैं? लोहे पुरुष। लोहे पुरुष, द आयरन मैन ऑफ इंडिया कौन जाने जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बाद में जब स्वतंत्र भारत था तो उसमें कितनी रियासतें थी? 565 रियासतें। और इन 565 रियासतों में से 562 रियासतों का एकीकरण करने का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। 565 में से 562 रियासतों का एकीकरण किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसके कारण इनको कहा जाता है लोहे पुरुष। अब अपनी बात करें इनके बारे में तो इनका जो जन्म है, इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को। कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1875 को। और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर। जन्म हुआ कब था? 31 अक्टूबर 1875 को। और इनका जन्म हुआ था बंबई प्रांत में। कौन से प्रांत में? बंबई प्रांत में इनका जन्म हुआ था। और बंबई प्रांत के अंदर जो है वो एक क्षेत्र है नाडियाड। क्या नाम है? नाडियाड क्षेत्र, जो आज पड़ता है किस राज्य में? गुजरात। जन्म अगर अपने से पूछे तो कब बताएंगे? 31 अक्टूबर 1875। कहां पर हुआ था? बंबई क्षेत्र में। बंबई प्रांत के अंदर भी कहां पर हुआ था? तो नाडियाड क्षेत्र में, जो किस में पड़ता है? वर्तमान में गुजरात। फिर इसके बाद में अपनी चर्चा करें, इनके जो पिता हैं, पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था जेवर भाई पटेल। पिता का नाम क्या था? जेवर भाई पटेल। और इनकी जो माता है, माता का नाम था लाडबा देवी। माता का नाम क्या था? लाडबा देवी। दोबारा से बताना, पिता का नाम क्या है? जेवर भाई पटेल। और माता का नाम क्या है? तो क्या नाम है? लाडबा देवी। जन्म कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1875। अब इसके बाद में अपनी बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, ये भारत के एक उच्च कोटि के वकीलों में से एक वकील थे। ठीक है। और इनके पिता का जो नाम, भाई का जो नाम है, भाई का नाम मिलता है विट्ठल भाई पटेल। क्या नाम है? विट्ठल भाई पटेल। काफी इंपॉर्टेंट जो है व्यक्तित्व है ये भी विट्ठल भाई पटेल है। क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल के राजनीति में पदार्पण से पहले जो है वो, यानी कि राजनीति में पदार्पण किया था किसने? विट्ठल भाई पटेल ने। तो ये जो है वो काफी इंपॉर्टेंट थे। फिर इसके बाद में अपनी चर्चा करते हैं भी सरदार वल्लभ भाई पटेल का भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलनों के अंदर जो है सक्रिय योगदान कहां से था? तो सबसे पहले अगर अपनी चर्चा करते हैं तो 1918 के अंदर अपने एक महात्मा गांधी का आंदोलन पड़ा था जिसका नाम है खेड़ा किसान आंदोलन। क्या नाम है? खेड़ा किसान आंदोलन। और ये जो खेड़ा किसान आंदोलन पड़ा था हमने, इसके अंदर महात्मा गांधी ने 22 मार्च 1918 को किया था भारत में पहली बार सत्याग्रह। खेड़ा किसान आंदोलन से पहले हमने पढ़ा भी चंपारण किसान आंदोलन। चंपारण के बाद में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। और फिर अगला आंदोलन पड़ा था अपने खेड़ा किसान आंदोलन। हमने पढ़ा चंपारण किसान आंदोलन महात्मा गांधी का भारत में पहला राष्ट्रीय आंदोलन था। फिर दूसरी बात हमने पढ़ी भी 15 मार्च 1922 को अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार भूख हड़ताल की है। और तीसरी बात अपने पढ़ते हैं भी खेड़ा किसान आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भारत में सत्याग्रह का प्रयोग किया। और इस सत्याग्रह को हार्डिमन ने जो है वास्तविक सत्याग्रह बताया था। किसने बताया? हार्डिमन। क्या कहता है ये? गांधी का क्या था वास्तविक सत्याग्रह? इस खेड़ा किसान आंदोलन में जो है गांधी के महत्वपूर्ण साथी कौन रहे थे? तो कौन रहे थे? सरदार पटेल। सरदार पटेल। यानी कि खेड़ा किसान आंदोलन में महात्मा गांधी को सबसे ज्यादा साथ किसका मिला था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। फिर इसके बाद में अपने चर्चा की भी 1919 के अंदर भारत में एक एक्ट आया जिसका नाम है रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट का भी विरोध किया गया था। और रोलेट एक्ट का विरोध जो है बंबई प्रांत में किसने किया था? तो बंबई प्रांत में जो है वो इसका विरोध किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल।
फिर हमने देखा भी एक जो है 1919 के अंदर आंदोलन शुरू हुआ जिसका नाम है खिलाफत आंदोलन। पढ़िए ना बात इसकी अपने, खिलाफत आंदोलन जिसमें अपने पढ़ा था कि 17 अक्टूबर 1919 को पूरे भारत में अखिल भारतीय खिलाफत दिवस मनाया गया और महात्मा गांधी ने जो है वो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया था। अब क्या जो खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, इस आंदोलन को भी बंबई में फैलाने का श्रेय किसे जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसे जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सारी बातें अपने जो है वो पहले से पढ़ के आई। फिर इसके बाद में एक अलग से थोड़ी सी बात आती है भी 1923 1924 1923 1924 बारसाड़ किसान आंदोलन हुआ था। कौन सा? बारसाड़ किसान आंदोलन। दोबारा से नाम बोलना इसका क्या है? बारसाड़ किसान आंदोलन। और ये बारसाड़ किसान आंदोलन कहां पर हुआ था? तो अपने को याद रखना है कहां पर हुआ था? गुजरात। बारसाड़ किसान आंदोलन गुजरात में हुआ था। कब? 1923 1924। और इस बारसाड़ किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कौन से आंदोलन का नेतृत्व किया था 1923 1924 में? तो कौन सा बताएंगे? बारसाड़ किसान आंदोलन। कोई छोटा सा आंदोलन था, ज्यादा चर्चा नहीं है इसकी, फिर भी याद रखना है। एक बात याद रखनी है, 1922 1924 1922 1924 और 1927 तीन बार जो है ये अहमदाबाद, कितनी बार है? 3 बार अहमदाबाद नगर निगम के क्या बने थे? अध्यक्ष। अहमदाबाद नगर निगम के क्या बने हैं? अध्यक्ष बने हैं। और याद रखना कितनी बार बने हैं, तो कितनी बार बताएंगे? 3 बार। कब कब बने हैं? 1922 1924 और 1927। किस नगर निगम के अध्यक्ष बने? अहमदाबाद नगर निगम के। और ये जो है यानी कि 3 बार नगर निगम अध्यक्ष भी रहे थे। अब अपने पढ़ाई इसके बाद में आगे भी 1923 के अंदर 1923 1922 के अंदर अपने पहले पढ़ा था कि गया अधिवेशन हुआ था। और गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? CR दास। याद आ गया। और यहां पर CR दास ने निर्णय लिया भी हम तो चुनाव में भाग लेंगे। और चुनाव में भाग लेंगे तो इनका साथ किसने दिया? मोतीलाल नेहरू ने। अब इन दोनों ने भाग लिया भी चुनाव लड़ने के लिए जो है इन्होंने मार्च 1923 में एक नई पार्टी गठित कर दी। और मार्च 1923 की इस पार्टी का नाम क्या था? कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी। क्या नाम था? कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी। अब ये जो पार्टी बनी ये कब बनी? तो ये बनी मार्च 1923 में। अब कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी का गठन किसने किया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू। जबकि इस पार्टी का एक ही उद्देश्य था भी चुनाव में भाग लेना है। और इन लोगों को कहा गया परिवर्तनवादी। क्या कहा गया? परिवर्तनवादी। जबकि अपनी बात करें भी कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा भी हम चुनाव में भाग नहीं लेंगे और इन्हें कहा गया अपरिवर्तनवादी। भी जिन्होंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया उनको तो कहा गया परिवर्तनवादी। और जिन्होंने कहा भी हम तो चुनाव में भाग नहीं लेंगे उन्हें क्या कहा गया? अपरिवर्तनवादी। अब क्या हुआ कि जो अपरिवर्तनवादी थे इन लोगों में नाम किसका पढ़ा था हमने? सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद आया आपको? सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक नाम पढ़ा C राजगोपालाचारी। C राजगोपालाचारी। और एक नाम पढ़ा हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एक अपने नाम पढ़ा था डॉक्टर अंसारी। डॉक्टर अंसारी। इन लोगों ने क्या किया था कि चुनाव में भाग नहीं लेंगे तो इन्होंने जो है हमने पढ़ा नागपुर अप्रैल के अंदर, अप्रैल 1923 के अंदर इन्होंने नागपुर में किया है झंडा सत्याग्रह। और झंडा सत्याग्रह के अंदर भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जिनमें झंडा सत्याग्रह मुख्य रूप से किसके नेतृत्व में किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोबारा से देखना, अपने जो भी बातें पढ़ी है अब तक एक बार रिपीट करते हैं। पहले अपने पढ़ा भी इनको क्या कहा जाता है? लोहे पुरुष। ठीक है। पेशा क्या था इनका? वकील। जन्म कब हुआ? 31 अक्टूबर 1875 को।
कहां पर हुआ था? बंबई प्रांत में, नाडियाड क्षेत्र में, जो कहां पर पड़ता है? गुजरात। फिर इसके बाद में पढ़ा 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस या फिर राष्ट्रीय सद्भावना दिवस भी मनाया जाता है। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। फिर इसके बाद में अपने पढ़ा भी पिता का नाम जेवर भाई पटेल, माता का नाम लाडवा देवी, भाई का नाम विठल भाई पटेल, और 1919 के रोलेट एक्ट में जो है इन्होंने सक्रिय योगदान दिया। इससे पहले हमने पढ़ा 1918 में किसान आंदोलन कौन सा? खेड़ा, जहां पर गांधी के मुख्य सहयोगी कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर इसके बाद में अपने आगे चर्चा करते हैं, तो बात आती है भी 1923-24 के अंदर जो है वह किसान आंदोलन हुआ कौन सा? बारसाड़ किसान आंदोलन, जो कहां पर हुआ था? गुजरात। जिसका नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर 1922, 1924 और 1927 कितनी बार? 3 बार अहमदाबाद नगर निगम के अध्यक्ष रहे, और 1922 के अंदर गया अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता की थी CR दास ने, और इनके सहयोगी थे मोतीलाल नेहरू। और मार्च 1923 के अंदर एक पार्टी बनी, कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी, और इन लोगों को परिवर्तनवादी कहा गया। जिन्होंने कहा चुनाव में भाग नहीं लेंगे उन्हें कहा गया अपरिवर्तनवादी। और अपरिवर्तनवादियों में मुख्य नाम कितने हैं? 4, जिनमें एक नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और इन्होंने क्या किया कि आगे जाकर के नागपुर के अंदर अप्रैल 1923 के अंदर झंडा सत्याग्रह किया। अब आगे और सुनना आप लोग। 1928 के अंदर 1928 के अंदर बारदोली एक स्थान है। कौन सा? बारदोली। और बारदोली है कहां पर? गुजरात। अब यहां पर क्या हुआ कि यहां पर पड़ा हुआ था अकाल, और इस अकाल के दौरान ही, ठीक है, अकाल पड़ा हुआ था, और अकाल के दौरान ही जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य ने क्या किया कि यहाँ पर कर जो था जनता से जो लिया जाता था टैक्स, इसकी जो मात्रा है वो बढ़ा करके कितनी कर दी? 30% और जो है वो इसको बढ़ा दिया। कर को कितना बढ़ा दिया? 30% और बढ़ा दिया। हालांकि ये क्षेत्र अकाल से जूझ रहा था, परंतु लोगों की दशा को न देखते हुए जो है वो कर को बढ़ा दिया गया। अब क्या है कि जब कर बढ़ाया गया तो यहाँ पर जो लोग हैं वो सड़क पर उतरे, और इन लोगों का नेतृत्व संभाला किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसने संभाला? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब क्या हुआ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जब ये नेतृत्व दिया गया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मना कर दिया भी जितने भी गरीब तबके के किसान है कोई भी व्यक्ति अंग्रेजों को कर नहीं देगा, और जो संपन्न किसान है वो लोग जो है यानी कि अपनी मर्जी से खुद जो है वो चाहे तो अंग्रेजों को कर दे सकते हैं। अब क्या है कि यहाँ पर जो आंदोलन चला, इस आंदोलन के अंदर महात्मा गांधी के जो है सत्याग्रह शब्द के आधार पर ही इन्होंने आंदोलन चलाया। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए इन्होंने जो है इस आंदोलन को संपन्न करवाया, और इसमें काफी एकता देखने को मिली थी। भी हिंसा की कोई यहाँ पर गुंजाइश नहीं थी और ना ही यहाँ पर हिंसा हुई, और सरदार पटेल के नेतृत्व में जो है वो ये आंदोलन पूरा हुआ, और लोगों ने जो है वो ये बढ़ाए हुए कर को नहीं दिया, और अंग्रेजों ने जो है वो यानी कि किसानों से समझौता कर लिया। अब क्या है कि यहाँ पर जब ये आंदोलन सफल होता है तो इस आंदोलन के दौरान जो बारदोली की महिलाएं हैं, बारदोली की महिलाएं हैं, इन महिलाओं ने जो है वो उपाधि दी थी इनको। कौन सी? सरदार। ये जो सरदार की उपाधि है वो इनको किस आंदोलन में मिली थी? तो बारदोली आंदोलन, जो कहां पर हुआ था? गुजरात। और कब हुआ था? 1928 में। कब हुआ था? 1928। आगे सुनना। फिर हमने पढ़ा 1928 के अंदर भारत में साइमन कमीशन का आगमन होता है, ठीक है। 1929 के अंदर हमने पढ़ा लाहौर अधिवेशन हुआ। 1930 के अंदर जो है वो शून्य अवज्ञा आंदोलन की क्या हुई? शुरुआत। और 1931 में जो है वो गांधी इरविन समझौता। अब ये सुनना आराम से, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये तारीख कितनी है? समझौता तारीख मैंने आपको बताई थी 5 मार्च 1931। कितनी? 5 मार्च 1931। और इसमें लॉर्ड इरविन ने गांधी से क्या कहा था कि आप भारतीयों की समस्या सुनने के लिए हमने ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया है, और आप वहां पर जाओ और उस सम्मेलन में भाग लो और अपनी जितनी भी समस्याएं हैं वो बताओ, ठीक है।
और महात्मा गांधी ने जो है वो इस समझौते के अंदर जो है वो बात मान ली। और अब क्या है कि महात्मा गांधी ने पर्सनली रूप से इस बात को स्वीकार किया कि कांग्रेस जो है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। ये बात किसने कही है अपनी ओर से? महात्मा गांधी। अब क्या है कि इस गांधी के इस समझौते की पुष्टि करने के लिए जो है वो सालाना अधिवेशन जो दिसंबर में आयोजित होते थे, इस अधिवेशन को आयोजित किया जाता है मार्च माह में। कौन से माह में? मार्च। और ये अधिवेशन आयोजित होता है कराची अधिवेशन। और ये किसका अधिवेशन है? कांग्रेस का। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन आयोजित हुआ? कराची अधिवेशन। और ये अधिवेशन जो है वो शुरू होता है 29 मार्च 1931। 29 मार्च 1931। हमने पढ़ा है भी 1930 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन आयोजित नहीं हुआ। एकमात्र ऐसा साल जहां पर कांग्रेस ने अधिवेशन तक ही नहीं किया था वो कौन सा था? 1930। अब क्या है क्या इसके बाद में अगर अपने पढ़े भी 1929 के अंदर अधिवेशन हुआ किस महीने में? दिसंबर में। लेकिन ये 31 का अधिवेशन मार्च में ही आयोजित क्यों हुआ? उसके पीछे कारण ये थे कि महात्मा गांधी ने जो लॉर्ड इरविन से समझौता किया है, इस समझौते के तहत महात्मा गांधी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए भेजना है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हमने कहां तक पढ़ा था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की मैंने आपको तारीखें भी बता रखी हैं। कितनी तारीख? 7 सितंबर 1931 से लेकर कहां तक चला था? 1 दिसंबर 1931। और महात्मा गांधी असफल होकर के 31 दिसंबर 1931 को भारत लौटे और 1 अप्रैल 1932 को भारत में जो है 1 जनवरी 1932 को भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण शुरू हुआ। पढ़िए ना बातें ये। अब अगर अपनी बात करें तो 29 मार्च को यह अधिवेशन आयोजित हुआ और इस अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन बनाए गए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखना किस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल? कराची अधिवेशन, जो कब आयोजित हुआ था? 1931। अब ये अधिवेशन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस अधिवेशन के अंदर गांधी इरविन समझौते की पुष्टि की गई थी। गांधी इरविन समझौते की क्या की गई थी? पुष्टि की गई थी। भी जो महात्मा गांधी ने जो समझौता किया था लॉर्ड इरविन से, इस इरविन के समझौते के ऊपर मोहर लगा दी किसने? किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भी महात्मा गांधी को हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए भेज रहे हैं। अब क्या हुआ कि इसके बाद में इसी अधिवेशन के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा जोर दिया गया जो बिंदु था वो था भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा 20 से 6 दिन पहले, कितनी तारीख है? 23 मार्च 1931 को इन तीनों वीर सपूतों को फांसी दी गई थी। और इस जब ये कराची में अधिवेशन आयोजित होता है तो नौजवान सभा के जो सदस्य थे, हमने पढ़ी है ना नौजवान सभा 1926 में भगत सिंह ने जो है वो बटुकेश्वर दत्त और यशपाल सबीलदास के साथ में मिलकर के नौजवान सभा बनाई। जो वो युवक थे, उन युवकों ने कराची अधिवेशन का विरोध किया था और महात्मा गांधी की उपस्थिति के ऊपर हाय हाय मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। अब क्या हुआ कि जब ये अधिवेशन आयोजित होता है, इसी अधिवेशन के अंदर जो है वो तैयार किया गया था मौलिक अधिकारों का प्रारूप। किसका प्रारूप? मौलिक अधिकारों का प्रारूप तैयार किया गया था। अब एक लाइन आएगी भी मौलिक अधिकारों का प्रारूप कांग्रेस ने किस अधिवेशन में तैयार किया? कौन से अधिवेशन में? कराची में। लेकिन अगर यही लाइन आ जाए भी मौलिक अधिकारों की मांग सबसे पहले किसमें की गई? किसमें? नेहरू रिपोर्ट। याद आया या नहीं याद आया? भूल तो नहीं रहे हो ना? सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग किसमें की गई? नेहरू रिपोर्ट में। लेकिन मौलिक अधिकारों का प्रारूप सबसे पहले तैयार किस अधिवेशन में हुआ था? कराची अधिवेशन, जो कब आयोजित होता है? 29 मार्च 1931। अध्यक्ष कौन थे इसके? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब क्या है कि इसमें कौन से मौलिक अधिकार थे? पहला मौलिक अधिकार था कि भारतीयों को सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार प्राप्त हो। मताधिकार का अधिकार प्राप्त हो। ठीक है, पहला मौलिक अधिकार क्या है? सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार। दूसरा जो मौलिक अधिकार था वो था राष्ट्र का
वो था राष्ट्र का सभी धर्मों के प्रति, सभी धर्मों के प्रति तटस्थ भाव, तटस्थ भाव। पहला मौलिक अधिकार क्या मांगा गया? सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार। दूसरा, राष्ट्र का सभी धर्मों के प्रति तटस्थ भाव, भी किसी विशेष धर्म को हम संरक्षण नहीं देंगे, हमारे जो है वो राष्ट्र का सभी धर्मों के प्रति जो है वो तटस्थ भाव रहेगा। ठीक है। तीसरी बात इसमें कही गई भी धर्म जाति लिंग, धर्म जाति लिंग के आधार पर समानता, के आधार पर समानता, आधार पर समानता। ठीक है। लिंग जाति धर्म के आधार पर क्या मांगी गई थी? समानता। भी कुछ जो है यहाँ पर जो है यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं अपने मौलिक अधिकारों का प्रारूप बना था। और ये मौलिक अधिकारों का प्रारूप जिनमें कौन कौन से मौलिक अधिकार? धर्म जाति लिंग के आधार पर समानता, सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार, राष्ट्र का सभी धर्मों के प्रति जो है वो तटस्थ भाव। ये जो मौलिक अधिकार तैयार किए गए थे वो किस अधिवेशन में तैयार किए गए थे? कराची अधिवेशन। ठीक है। फिर इसके बाद में अपने आगे चर्चा करते हैं। तो 1937 के प्रांतीय चुनाव हुए थे। 1937 के कौन से चुनाव है? प्रांतीय चुनाव। और इन प्रांतीय चुनावों के अंदर जो है वो बंबई क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? बंबई क्षेत्र के अंदर जो है वो यानी कि जो बंबई क्षेत्र में अपने बात की थी भी कांग्रेस को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। दो प्रांत ऐसे थे जहां पर कांग्रेस ने गैर कांग्रेसी को साथ लेकर के सरकार बनाई थी, जिनमें बंबई क्षेत्र में सरकार बनवाने में सबसे बड़ा हाथ जो था वो किसका था? सरदार पटेल का। किसका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी कि बंबई क्षेत्र में जो सरकार बनी थी उस सरकार को बनवाने में, गैर कांग्रेसियों को साथ में लाने में सबसे बड़ा योगदान किसका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर इसके बाद में अपने चर्चा की थी कि 1944 के अंदर दो फॉर्मूले आए थे। एक तो सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला। और एक आया था लियाकत देसाई फॉर्मूला। उम्मीद करता हूं दोनों बढ़िया तरीके से याद होंगे आपको। और ये दोनों के दोनों हमने पढ़े थे कि पाकिस्तान निर्माण को रोकने के लिए दोनों फॉर्मूले भारत में आए थे। अब क्या है कि इन दोनों फॉर्मूलों के बाद में सरदार पटेल ने एक लाइन बोली थी कि चाहे मुझे निर्जर या खंडित भारत मिले, परंतु यह शांत होना चाहिए, परंतु यह शांत होना चाहिए। यानी कि ये जो बात है वो क्या कहती है? ये बात स्पष्ट करती है भी सरदार पटेल भी विभाजन के जो है वो विरोध में नहीं थे। ठीक है। सरदार पटेल भी चाहते थे भी विभाजन होना ही सबसे उचित रहेगा। क्या कहा था कि चाहे मुझे निर्जर या खंडित भारत मिले, परंतु यह क्या होना चाहिए? पूरी तरह से शांत होना चाहिए। अब इसके बाद में अपने चर्चा की 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन हुआ। और कैबिनेट मिशन के आधार पर 14 सदस्यीय क्या बना था? मंत्रिमंडल। 14 सदस्यीय क्या बना? मंत्रिमंडल। और इसमें मैंने आपको 14 सदस्य बताए और 14 के 14 सदस्यों का मैंने आपको विभाग भी बताया था। अब आप मुझे बताओगे भी सरदार पटेल का विभाग कौन सा था? बताओ। सरदार वल्लभ भाई पटेल का विभाग कौन था? गृह मंत्रालय। और एक कौन सा था? सूचना प्रसारण। दो बताओगे, एक नहीं है, कितने हैं? दो। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन सा विभाग दिया गया? गृह मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय। और आगे जो है इनको स्वतंत्र भारत का पहला उप प्रधानमंत्री बनाया गया। क्या बनाया गया? भारत का पहला उप प्रधानमंत्री। याद रखना, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन बना था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और गृह मंत्रालय अपने पास में होने के कारण इनको पुलिस की भी पावर थी। किस प्रकार से इन्होंने रियासतों के अंदर जो है वो कई जगह पर जो है वो अपने जो है वो यानी कि सेना के बल से भी जो है वो यानी कि एकीकरण संपन्न किया था। जैसे कि हमने पढ़ा था भी 3 रियासतें ऐसी है जो भारत में नहीं मिलना चाहती थी। कौन कौन सी रियासत? हैदराबाद, जोधपुर और एक हैदराबाद, जोधपुर और एक तीसरी कौन सी बताई थी? बताई थी मैंने, तीनों ही बताई थी।
कश्मीर नहीं था, राजस्थान की थी। राजस्थान की तो जोधपुर थी, मैंने बता दिया है। जूनागढ़, ठीक है। कितनी रियासतें? 3। जूनागढ़ थी क्या? अब क्या है कि ये 3 रियासतें ऐसी थी जिनका उद्देश्य था हम पाकिस्तान में मिलेंगे, लेकिन इनका भी जो है यानी कि भारत में एकीकरण में जो है विलय करवाया था। अब एक बात सुनना आप लोग आगे देखो, 5 जुलाई 1947, कब? 5 जुलाई 1947, ठीक है। मैंने आपको बताया 3 जून 1947 को भारत में माउंटबेटन घोषणा हुई, जिसे डिकी बर्ड प्लान भी कहा जाता है। और माउंटबेटन की घोषणा को विभाजन की घोषणा भी कहा जाता है। भारत विभाजन की घोषणा भी कर दी थी भी जो है वो, यानी कि हम लोग जो है भारत का विभाजन करेंगे, एक पाकिस्तान होगा और एक भारत होगा। ये अपने पढ़ी थी काफी विस्तार से। अब क्या है, जो माउंटबेटन घोषणा आई, इस घोषणा के बाद में भारत में बना रियासती विभाग। क्या बना? रियासती विभाग। और रियासती विभाग को काम दिया गया भी आपको भारत की 565 रियासतों का क्या करना है? एकीकरण करना है, क्योंकि इसमें कई सारी बातें थी। माउंटबेटन की घोषणा में कई सारी बातें थी कि भारत की वह रियासत जिसके पास में 10 लाख से ज्यादा जनता हो। माउंटबेटन घोषणा में क्या था? एक प्रावधान और भी था कि भारत में वह रियासत जिसके पास में 10 लाख से ज्यादा खुद की क्या हो? जनता, और जिसकी वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हो, वह भी अपने आप को एक स्वतंत्र देश घोषित कर सकती है। ठीक है, चाहे तो वो भारत में मिले, चाहे वो पाकिस्तान में, और अपने आप को भी स्वतंत्र रख सकती है। अब जब ये से प्रावधान आए तो राजस्थान की भी 4 रियासतें ऐसी थी जो जिनकी आय जो थी वो 1 करोड़ से ज्यादा थी, और जनता जो थी वो 10 लाख से ज्यादा थी। दोनों शर्तों को पूरा करती थी। अब सरदार पटेल के सामने काफी बड़ा संकट था भी भारतीयों का एकीकरण किया जाए, इन रियासतों को एक खंड में लाकर छोड़ दिया जाए। अब ये पूरा का पूरा जो श्रेय है वो किसे जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि इस विभाग का अध्यक्ष ही किसे बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और सुनना आप लोग, इनके जो सचिव बने थे वो बने थे वीपी मेनन। वीपी मेनन, याद रखना, वीपी मेनन किसके सचिव थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। अब जब जो है वो अगर अपनी बात करें वीपी मेनन की, तो इन्होंने एक किताब लिखी थी, इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। कौन सी किताब है? इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। इंडियन स्टेट्स, ये जो किताब लिखी थी वो किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? वीपी मेनन। कई बार आती है ये किताब, विद द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, जो किताब है वो किसने लिखी है? तो वीपी मेनन। अब क्या है कि इसके बाद में अपनी चर्चा करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो निधन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो निधन है वो 15 दिसंबर सरदार पटेल का अगर अपने से पूछे निधन, सरदार पटेल का निधन, तो इनका जो है वो निधन हो गया था 15 दिसंबर 1950 को। हृदय गति रुकने से जो है इनका निधन हुआ था, ठीक है। और जगह जगह पर जो है वो यानी कि शोक सभाएं रखी गई थी। भारत में राष्ट्रीय शोक दिवस जो है वो घोषित किया गया। अब सरदार पटेल की स्मृति में जो है वो भारत में एक मूर्ति बनी है जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। क्या नाम है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। सुनना अब ये क्या है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्या है, इसमें से भी कई बार क्वेश्चन आता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्या है? सरदार पटेल की मूर्ति। और ये मूर्ति बनाई गई है गुजरात के अंदर सरदार सरोवर बांध के पास में। कौन से बांध के पास में? सरदार सरोवर बांध के पास में बनाई गई है। इनके नाम से जो है वो यानी कि सरदार सरोवर बांध भी बना है नर्मदा नदी के ऊपर। यहां पर नदी कौन सी बहती है? तो नदी कौन सी बहती है? नर्मदा। और जिला भी कौन सा है? नर्मदा। जिला भी कौन सा है? नर्मदा। अब ये जो मूर्ति बनी है, इस मूर्ति का जो यानी कि इसका जो इसकी जो आधारशिला रखी गई थी वो रखी गई थी 31 अक्टूबर 2013। आधारशिला कब रखी गई थी? 31 अक्टूबर 2013। और ये मूर्ति बनकर के जो पूरी होती है वो होती है 31 अक्टूबर 2018। 18 को तो क्या हुआ है इसका उद्घाटन। और आधारशिला कब रखी गई है? तो आधारशिला कब रखी गई थी? 31 अक्टूबर 2013। अब इस मूर्ति की विशेषता क्या है? तो यह मूर्ति जो है
विश्व का 8वां अजूबा बन चुकी है। विश्व का 8वां क्या बन चुकी है? अजूबा। और याद रखना, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, सबसे ऊंची प्रतिमा जो बनाई गई है वो किसकी बनाई गई है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऊंची बनाई गई है तो हमें इसकी ऊंचाई भी पता होनी चाहिए। ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर। और या फीट में पूछे तो अपने को पता होना चाहिए कितनी फीट है? 597 फीट। अब इस प्रतिमा को बनाने के लिए कंपनी है लार्सन एंड टर्बो। लार्सन एंड टर्बो कंपनी कौन सी है? लार्सन एंड टर्बो कंपनी के द्वारा यह प्रतिमा तैयार की गई है। जबकि इस प्रतिमा को तैयार करने के लिए जो वास्तुकार है वो है रामवी सुतार। रामवी सुतार, जो पद्म श्री से सम्मानित एक जो है यानी कि कलाकार है रामवी सुतार, जिन्होंने इस प्रतिमा को डिजाइन किया है। दोबारा बताना मुझे, सरदार पटेल की मूर्ति कहां पर बनाई गई है? नर्मदा जिले में, नर्मदा नदी के किनारे, किस बांध के पास में? सरदार सरोवर बांध के पास में, जहां पर एक द्वीप है साधु बेट। द्वीप का नाम क्या है? साधु बेट। एक द्वीप है साधु बेट जिसके किनारे पर यह प्रतिमा बनी है। ऊंचाई कितनी है इसकी? 182 मीटर। तो ऊंचाई फीट में कितनी बताएंगे? 597। शिल्पी कौन था? तो कौन था? रामवी सुतार। और अगर अपनी बात करें किस कंपनी के द्वारा तैयार की गई? लार्सन एंड टर्बो, L&T, जो महाराष्ट्र की एक बहुत बड़ी कंपनी है। अब क्या है कि इसकी जो आधारशिला रखी गई वो कब रखी गई? 31 अक्टूबर 2013। और ये मूर्ति 5 साल में बनकर तैयार हुई 31 अक्टूबर 2018। और ये जो प्रतिमा है वो किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि जो है इनकी विश्व की वर्तमान में सबसे ऊंची मूर्ति भी मानी जाती है। अब इससे पहले हमने जितनी भी बातें पढ़ी है एक बार मेरे साथ रिकॉल कर लीजिए। हमने क्या चर्चा की? सरदार वल्लभ भाई पटेल लोहे पुरुष या वकील। जन्म कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1875। और कहां पर हुआ था? बंबई प्रांत, नाडियाड क्षेत्र, गुजरात। फिर हमने चर्चा की राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं कब? 31 अक्टूबर। सद्भावना दिवस भी कब है? 31 अक्टूबर। पिता का नाम जेवर भाई पटेल, माता का नाम लाडबा देवी, भाई का नाम विठल भाई पटेल। विठल भाई पटेल। फिर हमने चर्चा की खेड़ा किसान आंदोलन में गांधी के सहयोगी कौन थे? सरदार पटेल। रोलेट एक्ट के अंदर भी मुख्य योगदान किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे सुनना, 1923-24 के अंदर बारसाड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारसाड़ आंदोलन कहां पर हुआ था? गुजरात। कब हुआ था? 1923-1924। 1922, 1924 और 1927 कितनी बार? 3 बार अहमदाबाद नगर निगम के अध्यक्ष रहे थे। 1922 के गया अधिवेशन में जो है वो अपरिवर्तनवादी संघ के अंदर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और नागपुर में इन्होंने जो है वो क्या किया था? झंडा सत्याग्रह। कब किया? अप्रैल 1923 में। फिर इसके बाद में अपनी चर्चा हुई थी आगे भी 1928 के अंदर बारदोली किसान आंदोलन के दौरान कर कितना बढ़ाया गया? 30%। और महिलाओं ने इनको उपाधि दी थी किसकी? सरदार की। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। और समझौते की पुष्टि किस अधिवेशन में? कराची अधिवेशन में। कराची अधिवेशन कब हुआ था? 29 मार्च 1931। अध्यक्ष बनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसमें जो है वो कई सारे जो है यानी कि मौलिक अधिकारों की मांग की गई, जिनमें पहला था भी बोलने की अभिव्यक्ति या फिर जो प्रेस की स्वतंत्रता। एक इसमें दिया गया सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार प्राप्त हो, राष्ट्र का सभी धर्मों के प्रति तटस्थ भाव हो और धर्म जाति लिंग के आधार पर क्या हो? भारतीयों में समानता हो। फिर इसके बाद में अपने चर्चा करें भी इसी के कारण महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। आगे और चर्चा की हमने भी 1937 के चुनाव में बंबई क्षेत्र में सरकार बनवाने में मुख्य हाथ किसका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1944 के अंदर लियाकत देसाई फॉर्मूला आया, जिनमें पटेल ने क्या कहा था? क्या चाहे मुझे निर्जर या खंडित भारत ही मिले, परंतु यह क्या होना चाहिए? शांत होना चाहिए। फिर इसके बाद में 1946 के अंदर अपने पढ़ा 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल में सरदार पटेल के पास में कौन सा विभाग आया? गृह मंत्रालय और सूचना प्रसारण। और स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर हमने चर्चा की रियासती विभाग का गठन कब किया गया? 5 जुलाई 1947। और इस
यानी कि रियासती विभाग का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सचिव का नाम क्या है? वीपी मेनन। द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स जो किताब लिखी थी वो किसने लिखी थी? वीपी मेनन। अब अपने चर्चा की, इनकी एक मूर्ति है जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर और फीट में पूछे 597। किस कंपनी ने तैयार किया? L&T, लार्सन एंड टर्बो। इसका शिल्पी कौन था? रामवी सुतार। कौन था बोलना? रामवी सुतार। और अगर अपनी बात करें कहां पर है तो गुजरात जिले में गुजरात राज्य में नर्मदा जिले में सरदार सरोवर बांध के पास साधु बेट द्वीप पर। कौन से द्वीप पर है? साधु बेट। और ये जीवनी रही है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ठीक है, इसको बार बार पढ़ना आप लोग।